नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी कैंसर ड्रग का दूसरा पार्ट, दैट इज़ टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स। तो टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम दो मेन पार्ट में डिवाइड करेंगे और इनफैक्ट तीन तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स, दूसरा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और तीसरा इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। तो एंटी कैंसर ड्रग्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक साइटोटॉक्सिक, जो नॉन स्पेसिफिक हैं, जो सेल्स को मारती हैं, किसी को भी मार सकती हैं। दूसरा टारगेटेड। टारगेटेड का मतलब है कि हम कैंसर सेल के अंदर कोई टारगेट ढूंढेंगे और उसके अगेंस्ट दवाई बनाएंगे। ठीक है, तो टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग हम तीन हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो हैं तो दो ही मेन, एक स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स और दूसरा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये दो मेन हेडिंग है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ही एक सब हेडिंग है इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, जो आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो साइज में बड़ी होंगी क्योंकि एंटीबॉडी, और अगर साइज में बड़ी है तो मेम्ब्रेन क्रॉस करना मुश्किल होगा, तो इसलिए इन सबको इंजेक्शन से देना पड़ता है, जो ओरली इफेक्टिव नहीं है, सारी इंजेक्टेबल है। जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स बहुत सारे ओरल दे सकते हैं, कुछ इनमें भी नहीं दे सकते क्योंकि अब्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ओके, तो स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर से हम स्टार्ट करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है वो है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स का। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स का सबसे पहले हम समझते हैं हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर पे पहुंचे कैसे। एक क्रोमोसोम होता है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, क्रोमोसोम 9, और एक दूसरा क्रोमोसोम होता है जिसका नाम है क्रोमोसोम 22। एक क्रोमोसोम पे जीन होता है एबीएल, दूसरे पे होता है बीसीआर। नॉर्मली ये जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे है, और हमें पता है कि डीएनए आपस में बात नहीं करते, वो अपना अपना काम चुपचाप करते रहते हैं। तो एबीएल अपना काम कर रहा है, बीसीआर अपना काम कर रहा है, जिंदगी आराम से गुजर रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन गलती से क्या हुआ, ये ट्रांसलोकेशन होगी और 9 और 22 क्रोमोसोम एक साथ आ गए। क्रोमोसोम 9 22 की ट्रांसलोकेशन हो गई और एबीएल बीसीआर जो अलग अलग पड़े थे वो एक साथ आके फ्यूज हो गए। एबीएल बीसीआर की फ्यूजन हो गई, तो इसको हम कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में क्या हुआ, 9 और 22 की ट्रांसलोकेशन हो गई, उसके कारण एबीएल और बीसीआर फ्यूज हो गई। और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उसका नाम है टायरोसिन काइनेज। इन्होंने एक टायरोसिन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। जब ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ तो इसने सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर दिया, सेल एकदम से ग्रो करना शुरू कर गए। उससे एक बीमारी हो गई जिसका नाम है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और सीएमएल। तो सीएमएल की पैथोजेनेसिस में ये एक मेन पार्ट है एबीएल बीसीआर ट्रांसलोकेशन, तो उसके कारण टायरोसिन काइनेज की एक्टिवेशन, जिसके कारण सीएमएल हो जाता है। तो लॉजिकली हमने सोचा कि अगर टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर दें तो क्या सीएमएल ठीक होगा। तो हमने ऐसी दवाई बनाई जो टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करते हैं, और उस दवाई का नाम था इमेटिनिब। तो जब हमने इमेटिनिब सीएमएल के पेशेंट को दी तो सीएमएल सही में सही हो गया। तो इमेटिनिब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हुई कि इमेटिनिब अब ड्रग ऑफ चॉइस हो गई सीएमएल के लिए। इमेटिनिब इज नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीएमएल। तो फिर हमने फर्दर रिसर्च की, तो आगे रिसर्च से पता लगा कि ये जो टायरोसिन काइनेज की ओवर एक्टिवेशन है जिसके कारण सीएमएल हो रहा है, ये टायरोसिन काइनेज ओवर एक्टिव सिर्फ सीएमएल में नहीं होता, ये ऑलमोस्ट सारे कैंसर्स में ओवर एक्टिव होता है। अब कौन सा पाथवे ओवर एक्टिव कर रहा है उसका रीजन होगा कि कौन सा कैंसर होगा। जैसे एबीएल बीसीआर की ट्रांसलोकेशन के कारण हो रहा है तो सीएमएल हुआ, अगर किसी और पाथवे से एक्टिवेट हो रहा है तो कोई और कैंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिर हमने बहुत सारी दवाइयां बनाई जो टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करती हैं, अलग अलग तरह के कैंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो वो पूरा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स का। ओके, तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ग्रुप के बारे में पहले जर्नल पॉइंट्स क्या हैं कि इन सब का नाम खत्म होगा निब में। जैसे इमेटिनिब है तो निब में नाम खत्म होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या करना है कि इनको हम ओरल दे सकते हैं, ओरल एंटी कैंसर ड्रग है, सारे निब्स ओरल दे सकते हैं।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स जो हैं ये CYP3A4 एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं। मतलब ये माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहे हैं, मींस ये दीज आर प्रोन टू ड्रग इंटरेक्शंस। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरी कौन सी दवाई मिल रही है। अगर एंजाइम इंड्यूसर दे दिया तो इनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, अगर इनहिबिटर दे दिया तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। ठीक है। और लास्टली ये सारी दवाइयां स्किन रैश कर सकती हैं एज अ साइड इफेक्ट। ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट है सारे टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स के बारे में। नाम निब में खत्म होगा, ओरल दे सकते हैं, ड्रग इंटरेक्शन शो करते हैं और रैश कर सकते हैं। ठीक है। अब टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर तो हमारे पास आज की डेट में 50 से भी ज्यादा है, बहुत सारे टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर बन गए हैं। ठीक है। हम कुछ कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, सबकी जरूरत भी नहीं है याद करने की, तो जो जो याद कर सकते हैं इजीली हम वो कर रहे हैं। तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में देते हैं, CML में, तो आप याद कर सकते हो कि जो CML है वो इंडिया में कॉमन होता है, तो हमने IND इंडिया लिख दिया, इंडिया। तो I का मतलब है इमेटिनिब, N इज निलोटिनिब, D इज डासाटिनिब। तो ये सारे टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर हम CML में यूज करते हैं। और खास बात क्या याद करनी है कि इमेटिनिब जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। इमेटिनिब इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ओके। फिर हमने टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर बनाए लंग कैंसर के लिए। लंग कैंसर के लिए, लंग कैंसर हमें पता है ना, जो लंग है हमारा हार्ट के पास होता है, तो अगर हार्ट के पास है तो हार्ट के लिए हम ECG कराते हैं। तो लंग कैंसर क्या कैसे याद करोगे कि लंग कैंसर इज ट्रीटेड आफ्टर ECG। ECG के बाद ठीक करते हैं लंग कैंसर। तो ECG का क्या मतलब है आफ्टर, पहले तो आफ्टर है, AF का मतलब है अफाटिन, अफाटिन। E का मतलब है अर्लोटिन, C है सेरिटिन, सेरिटिन, और G है जेफ्टिनिब। तो ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर हम यूज करते हैं लंग कैंसर में आफ्टर ECG। ओके। फिर हमारे पास है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर फॉर रीनल सेल कार्सिनोमा, RCC। रीनल सेल कार्सिनोमा, RCC के पेशेंट को हम पास कर देते हैं कि भैया जाओ, यू आर पास। पास का क्या मतलब है, पैजोपानिब, एग्जिटिनिब, सुनिटिनिब और सोराफिनिब। ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर हैं जो रीनल सेल कार्सिनोमा में यूज कर सकते हैं। तो RCC के पेशेंट को हमने पास कर दिया, बट अगर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC का पेशेंट आया तो इसको हमने बोलना है सॉरी, सॉरी भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। RCC वाले को तो पास कर दिया, बट HCC वाले को सॉरी बोल दिया। सॉरी का क्या मतलब है, सोराफेनिब। तो सोराफेनिब जो है वो HCC में यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये HCC के लिए अब ड्रग ऑफ चॉइस है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है सोराफेनिब। फिर हमने टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर बनाए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स के लिए, GIST के लिए। इनको हम याद करते हैं, GIST के लिए जो दवाइयां हैं वो हैं सर। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि जी सर, तो ये जी सर है, जी सर। तो सर से, S से सुनिटिनिब, सुनिटिनिब, I से इमेटिनिब और R से रेगोराफेनिब, रेगोराफेनिब। सुनिटिनिब, इमेटिनिब, रेगोराफेनिब। और फिर से याद कर लेना, इमेटिनिब इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर GIST। तो इमेटिनिब दो जगह पे ड्रग ऑफ चॉइस है, एक GIST में और पहले कहां पड़ा था, यस, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में। ठीक है। जो रेगोराफेनिब है इसका एक और यूज है, नंबर 6 लिख लो यहाँ पे, रेक्टल कैंसर। रेक्टल मतलब कोलोरेक्टल कैंसर में, कोलोरेक्टल कैंसर में रेगोराफेनिब देते हैं। R का मतलब है रेक्टल कैंसर में, कोलोरेक्टल कैंसर में रेगोराफेनिब देते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आया मेलिग्नेंट मिलेनोमा, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स फॉर मेलिग्नेंट मिलानोमा। मेलिग्नेंट मिलानोमा के पेशेंट्स को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, DVT। तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर हैं DVT, डाब्रेफेनिब, वैमुराफेनिब और ट्रेमल्टेनिब।
Dabrafenib, vemurafenib, and trametinib. They are tyrosine kinase inhibitors for malignant melanoma. उसके बाद है हमारे पास टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए दो इंपॉर्टेंट हैं, एक है लापाटिनिब और एक है नेराटिनिब। लापाटिनिब एंड नेराटिनिब, ये भी आप याद कर सकते हो नाम से कि एक फीमेल थी, एक लेडी थी जिसका नाम था नीरा। तो नीरा सर्जरी की ओपीडी में दिखाने आई, उसमें ब्रेस्ट में लंप था, लंप मतलब लापाटिनिब। तो नीरा के ब्रेस्ट में लंप है, तो नीराटिनिब और लापाटिनिब जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं। ओके, लास्टली एक मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के लिए बनाया हमने टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, उसका नाम था वेंडेटानिब। वेंडेटानिब, तो आप कैसे याद कर लो इसको कि अगर हम वंदे बोलेंगे तो उधर से बोलेंगे मातरम, सो वंदे मातरम। सो वेंडेटानिब फॉर मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं। अब मुझे पता है आपको लग रहा है इसको याद कैसे करेंगे। पहली बात तो याद करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप याद आराम से कर सकते हो। लकीली ज़्यादातर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर के नाम अलग अलग लेटर से है, तो एग्जाम में अगर आपके निमोनिक याद है तो एग्जाम में आंसर कर सकते हो एमसीक्यूज में। कैसे? ज़्यादातर अलग अलग हैं, आप ये देखो शुरू से। सीएमएल के लिए IND इंडिया, इमेटिनिब, निलोटिनिब, डासाटिनिब। लंग कैंसर के लिए आफ्टर ECG, आफ्टर में हमने AF ले लिया, सिर्फ ए नहीं लिया, AF ले लिया। तो अफाटिनिब, अर्लोटिनिब, सेरेटिनिब, जेफ्टिनिब सब अलग अलग लेटर चल रहे हैं। फिर RCC के लिए, रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए हमने पास कर दिया। पास का मतलब है पेजोपानिब, ए यहाँ पे AF नहीं है तो एक्जिटिनिब हो गया। फिर सुनिटी और सोरेफिनिब हो गया। HCC के लिए याद ही हो जाएगा, सॉरी बोला है तो सोरेफिनिब है। जिस्ट के लिए जी सर है, सर में सुनिटिनिब, इमेटिनिब और रेगोराफेनिब है। आर मतलब रेक्टल है तो कोलोरेक्टल याद करना भी ईजी है, रेगोराफेनिब। मेलिग्नेंट मेलेनोमा वाले को डीबीटी कर दिया था हमने, डाब्रेफेनिब, वेमुराफेनिब, ट्रेमल्टेनिब। ब्रेस्ट कैंसर भी ईजी हमने याद कर लिया था कि नीरा के ब्रेस्ट में लंप है तो नीराटिनिब और लापाटिनिब, और वंदे तो मातरम ही है। तो ये यहाँ अलग अलग लेटर्स पे है तो इसलिए याद करना काफी ईजी है। ओके, तो ये पहला ग्रुप था स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, जो कहते हैं हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। ओके, फिर हमने दूसरा ग्रुप बनाया दवाइयों का जिनका नाम था प्रोटियासोम इनहिबिटर। प्रोटियासोम एक एंजाइम है जो सेल सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो सेल की डेथ हो जाएगी, तो हम कैंसर ठीक कर सकते हैं। दवाइयाँ कौन सी हैं? दवाइयाँ इसमें आती हैं बॉटीजोमिब, सबका नाम जोमिब में खत्म होगा, कारफिलजोमिब एंड इक्साजोमिब। ये सारी दवाइयाँ हम यूज करते हैं मल्टीपल माइलोमा में। मल्टीपल माइलोमा सबको पता है, प्लाज्मा सेल ट्यूमर है जिसमें बोन्स वगैरह डिफॉर्म हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो आप कैसे याद करोगे? जोमिब, जोमिब अगर ध्यान से देखोगे ये ऐसे लग रहा है जैसे हम बोल रहे हैं जोम्बी। अगर हम बी और आई को उल्टा कर दे तो जोम्बी बन जाएगा। और अगर आपने हिंद मूवीज़ देखी हैं जॉम्बीज़ वाली, फॉरेन मूवीज़, उन सब में जॉम्बीज़ कैसे होते हैं? ऐसे टेढ़े मेढ़े, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, ठीक है। तो जॉम्बी वाली दवाइयाँ हैं वो हड्डियों के लिए देंगे, दैट मीन्स मल्टीपल माइलोमा। ओके, फिर है हमारे पास एक और ग्रुप जिसका नाम है पॉली ADP राइबोस पॉलीमरेज इनहिबिटर्स, और सिंपल है शॉर्ट में पार्प इनहिबिटर्स। पार्प फिर से वही एक एंजाइम है जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर ये काम ना करे तो सेल सर्वाइव नहीं करेगा, डेथ हो जाएगी, कैंसर ठीक कर सकते हैं। तो पॉली पार्प इनहिबिटर्स हैं, जैसे एग्जांपल है ओलापेरिब। ओलापेरिब, इसके नाम में ही सब कुछ लिखा है। ओलापेरिब के नाम में क्या लिखा है? पी से पॉली, ए से ADP, RIB से राइबोज पॉलीमरेज इनहिबिटर। पॉली ADP राइबोज पॉलीमरेज इनहिबिटर है। इट इज यूज्ड फॉर O मींस ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर में यूज करते हैं ओलापेरिब, पारिब, पॉली ADP राइबोज पॉलीमरेज इनहिबिटर। ओके, फिर लास्टली हमारे पास एक और दवाई है जिसको हम कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 6 इनहिबिटर।
हमें पता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल साइकिल का, तो अगर हम इनको इनहिबिट कर दें तो सेल साइकिल रुक जाएगा, सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, कैंसर ठीक हो जाएगा। क्लियर। इसमें एग्जांपल है हमारी पाल्बोसिक्लिव। पाल्बोसिक्लिव, तो इसको याद कैसे करोगे, इसके नाम में ही लिखा है साइक्ली। साइक्ली मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है। इट इज यूज्ड फॉर, बी मींस ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है, एंड ओ मींस इसको ओरल दे सकते हैं। ठीक है, तो नाम में लिखा है ओरल CDK4 एंड 6 इनहिबिटर यूज्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर। पाल्बोसाइक्लिव जैसी एक नई दवाई बनी है, उसका नाम है राइबोसाइक्लिव। तो राइबोसाइक्लिव भी सेम है, इसमें भी ओरल देते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है और ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां थी जिनको हम कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर। क्लियर, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। फिर हमने बनाई दूसरा ग्रुप जिसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हमने कैंसर सेल के अंदर टारगेट ढूंढा, उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना दी, बट एक ही प्रॉब्लम है इनमें कि इनको इंजेक्शन देना पड़ता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत सारे तरह के काम आती है, ये हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल्स अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यहाँ पे हम कैंसर तक लिमिटेड रखते हैं। तो कैंसर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो यूज होती हैं, सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये हैं हमारी सेटुक्सीमैब, सेटुक्सीमैब, पेनिटुमुमैब, यह है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो सेटुक्सीमैब कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में देते हैं। पेनिटुमुमैब का नाम शुरू हो रहा है पानी से, तो अगर हम पानी पिएंगे वो भी तो कॉलन में ही जाएगा ना, तो इसको भी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में देते हैं। फिर दूसरा है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट HER2। सबको पता है कि HER2 इज इन्वॉल्व इन ब्रेस्ट कैंसर, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो HER2 के अगेंस्ट हैं वो हैं ट्रास्टुजुमैब, ट्रास्टुजुमैब एंड पर्टुजुमैब, ट्रास्टुजुमैब एंड पर्टुजुमैब, ये यूज करते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर। तो आप इसको याद कैसे करोगे कि अगर ट्रास्टुजुमैब में टी को हटा के बी लगा दो तो क्या बन जाएगा, ब्रास्टुजुमैब, मतलब ब्रेस्ट कैंसर, ब्रास्टू मतलब ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्टुजुमैब या ट्रस्टुजुमैब यूज्ड इन ब्रेस्ट कैंसर, याद कर ली। अब दोबारा देखो ध्यान से, इसका जो मेन साइड इफेक्ट है दैट इज कार्डियोटॉक्सिसिटी। ये जो दवाइयां हैं ये कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, कार्डियोटॉक्सिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। तो याद कैसे करोगे फिर से, अगर आप नाम देखोगे इसका नाम में स्टार्टिंग में ही क्या आ गया, ट्रस्ट, और अगर किसी पे ट्रस्ट करोगे दिल तो टूटेगा ही। तो ट्रस्टुजुमैब जो है वो दिल तोड़ देती है, कार्डियोटॉक्सिक है। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कि ब्रेस्ट वालों पे ट्रस्ट नहीं करना, तो पर तू फिर भी करेगा, पर तू फिर भी करेगा मतलब पर्टुजुमैब भी इसी ग्रुप की दवाई है, ये भी दिल तोड़ेगी, तो ये भी कार्डियोटॉक्सिक है। तो ये होगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट HER2। देन लास्टली हमारे पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट CD20, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CD20, इसका नाम है रिटुक्सीमैब, रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब को हम दो जगह पे यूज करते हैं, एक है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, दूसरा क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया। क्या हुआ, अभी कोविड के बाद तो क्लासेस काफ़ी कम हो गई, जब कोविड से पहले की बात है तो मैं लाइव क्लासेस बहुत करता था, फिजिकल क्लासेस। तो ऐसे ही दिल्ली में एक बार मेरी क्लास थी, तो मेरे पास एक सफदरजंग वहाँ से हॉस्पिटल है, वहाँ से एक लड़की का फ़ोन आया, उसका नाम था रितु। तो रितु का फ़ोन आया, वो कह रही है कि सर मेरी तो इंटर्नशिप चल रही है, तो अगर मैं ड्यूटी करूँगी तो मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊँगी, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम CL ले लो, अगर तुम CL ले लोगी तो फिर नहीं होगी लेट। तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, वो इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर रितु, जो रितु है, अगर वो CL ले लेगी तो नहीं होगी लेट। ठीक, तो रितु जो है रिटुक्सीमैब वो CLL और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में यूज करते हैं। ठीक, और दूसरी बात, जो रितु है अगर मेरी क्लास में आ रही है तो ऑब्वियसली यंग लड़की होगी, 20-22 साल की होगी, तो ये CD20 के अगेंस्ट है।
ओके, तो दैट इज अबाउट रिटुक्सीमैब। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, नेक्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वी हैव इज अगेंस्ट प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अगेंस्ट जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसका नाम है ओलाराटुमैब। ओलाराटुमैब ये जो दवाई है इसको हम यूज करते हैं सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में। कहाँ यूज करते हैं? सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको याद कैसे करेंगे? याद करना बड़ा आसान है। कैसे याद करोगे कि एक क्रिकेटर था बहुत फेमस, सबने नाम सुना होगा, ब्रायन लारा, है ना। तो जब लारा क्रिकेट खेलता था, लारा बहुत सॉफ्टली कवर ड्राइव मारता था, बाउंड्री तक बॉल जाती थी गोली की तरह, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे कि लारा ने सॉफ्टली कवर ड्राइव मारा और बाउंड्री मिल गई। तो ओलारा टुमैब जो है वो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में देते हैं। ओके, उन सारे नॉर्मल सेल को एक आईडी कार्ड दिया गया है। तो जैसे ही टी सेल अटैक करने की कोशिश करता है वो अपना आईडी दिखा देते हैं कि भैया मैं तो नॉर्मल सेल हूं, तो टी सेल उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये आईडी का क्या चक्कर है कि टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है प्रोग्राम्ड डेथ वन रिसेप्टर, PD1, प्रोग्राम्ड डेथ वन रिसेप्टर। जबकि नॉर्मल सेल्स के पास एक लाइगेंड होता है जिसका नाम है प्रोग्राम्ड डेथ लाइगेंड 1। ये जो लाइगेंड है ये इसका आईडी कार्ड है। तो जैसे ही टी सेल ने इसको अटैक करने की कोशिश की, इसने अपना प्रोग्राम डेथ लाइगेंड दैट मींस आईडी कार्ड दिखाया। आईडी कार्ड दिखाया मतलब PD1 और PDL1 इंटरेक्ट किया आपस में बाइंड करके। जैसे ही इसके साथ बाइंड किया तो टी सेल की इनहिबिशन हो गई। टी सेल इनहिबिट हो गया तो टी सेल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो जब टी सेल एक्टिवेट नहीं हुआ तो नॉर्मल सेल बच गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो ट्यूमर सेल्स हैं या कैंसर सेल्स हैं, ये जो कैंसर सेल है इसके पास आईडी कार्ड था नहीं, तो टी सेल को ये इनहिबिट नहीं कर पाया, तो इसने टी सेल ने इसको मार दिया। ये नॉर्मल इम्यूनिटी है बॉडी की, ताकि कैंसर सेल्स तो मर जाएं, नॉर्मल सेल बच जाएं। तो इसको कहते हैं इम्यून चेक पॉइंट। ये इम्यून चेक पॉइंट है, ये कैंसर सेल्स को मारने के लिए बना क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं, ठीक। फिर अब कैंसर सेल को पता लगा कि नॉर्मल सेल आईडी कार्ड दिखा के बच जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नकली आईडी कार्ड बना लिया। तो अब कैंसर सेल्स ने भी PDL1 एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो अगर किसी कैंसर सेल के पास आईडी कार्ड आ गया तो टी सेल को वो आईडी कार्ड दिखा देंगे, दैट मीन्स PD1 और PDL1 का इंट्रैक्शन हो जाएगा। और जैसे इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है तो टी सेल इनहिबिट हो गया, और जब टी सेल इनहिबिट हो गया तो कैंसर सेल बच गया, वो ग्रो करता रहे, ठीक। तो सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने इम्यून चेक पॉइंट को इवेड कर दिया, इससे बच के निकल गए। कैसे बच के निकल गए? नकली आई कार्ड की वजह से। तो फिर हमें समझ आ गया कि भैया आई कार्ड नकली है इनके पास। तो हमने क्या किया? हमने ऐसी दवाइयां बनाई जो या तो PD11 पे बाइंड कर जाती हैं या PD1 पे बाइंड कर जाती हैं। अगर दवाइयां इन जगह पे बाइंड कर जाएंगी तो इनकी इंटरेक्शन नहीं होगी, तो इम्यून चेक पॉइंट जो है वो काम करता रहेगा, तो कैंसर सेल्स की डेथ हो जाएगी। क्लियर? तो हमने इन दोनों की इंटरेक्शन रोकनी है, उन दवाइयों को कहते हैं इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने इम्यून चेक पॉइंट को अगर इनहिबिट कर दिया तो अगर कोई दवाई ये इस इंटरेक्शन को ही रोक रही है तो वो नॉर्मल सेल की इंटरेक्शन को भी तो रोक दे, फिर नॉर्मल सेल कैसे बचेंगे? नॉर्मल सेल भी मर जाएंगे। यही इनका मेन साइड इफेक्ट होता है, इस ग्रुप की दवाइयों का मेन साइड इफेक्ट होता है ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। ओके, तो अब आते हैं दवाइयों के नाम। दवाइयों के नाम इजी है याद करना, यू कैन रिमेंबर एज न्यू ड्रग्स एक्ट एट इम्यून चेक पॉइंट। न्यू ड्रग्स एक्ट एट इम्यून चेक पॉइंट, ठीक है ना। सेंटेंस में सब कुछ लिख दिया हमने। एन का मतलब है निवोलुमैब, निवोलुमैब। डी का मतलब है डरवालुमैब। इस ए का मतलब है एवेलुमैब। एटी इज एटेजोलीजुमैब, एटेजोलीजुमैब। आई इज इपिलीमुमैब। सी का मतलब है सेमीप्लाइमैब।
एंड पी का मतलब है पेम्ब्रोलिजुमैब। सो ऑल ऑफ दीज आर इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। अब ये कहाँ यूज होते हैं, ऑल्दो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। निवोलुमैब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे कैंसर्स में यूज होती है, लाइक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, बहुत सारे कैंसर्स में यूज होती है। बट जो स्पेशल आपको याद करना है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, वो है हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा में यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, डरवालुमैब याद करना इजी है। डरवालुमैब को हम यूज करते हैं ब्लैडर कैंसर में, यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा में। कैसे याद करोगे आप, जैसे उसमें बोलते हैं, बिहारी में बोलते हैं ना, वाह वाह करके बोलते हैं, तो आप ब्लै लगा दो तो ब्लैडरवा, ब्लैडरवा का कैंसर ठीक करेगी। डरवालुमैब ब्लैडरवा का कैंसर ठीक करेगी। ओके, अवेलुमैब जो है, इसको यूज करते हैं मर्कल सेल कार्सिनोमा, मर्कल सेल कार्सिनोमा में अवेलुमैब यूज करते हैं। अगर आप क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो आपने एक नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका का प्लेयर था एलबी मॉर्कल, एलबी मॉर्कल। ठीक, तो एलबी मॉर्कल में अगर हम एल हटा दें तो एबी हो गया, एबी। तो एबी मतलब एबेलुमैब, मॉर्कल मतलब मर्कल सेल कार्सिनोमा, तो अबेलुमैब मर्कल सेल कार्सिनोमा में यूज करते हैं। अटेजोलिजुमैब जो है, इट इज यूज्ड इन यूरोथेलियल कार्सिनोमा, मतलब ब्लैडर कैंसर में देते हैं इसको। यूरोथेलियल कार्सिनोमा में एटेजोलिजुमैब यूज करते हैं। इपिलीमुमैब जो है, इसको यूज करते हैं मैलिग्नेंट मिलेनोमा, मैलिग्नेंट मिलेनोमा। तो फिर से याद कर सकते हो, इसके नाम में ही पीली है, पीली। जैसे आपने मुंबई में देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा, काली पीली टैक्सी चलती है ना, तो काली पीली, तो काली पीली है, जो पीली है वो काली वाली जगह पे यूज करें। काली क्या है, मैलिग्नेंट मिलेनोमा, जिसमें सब कुछ ब्लैक ब्लैक होता है, तो काली पीली टैक्सी हो गई। तो सेमी प्लाइमेब जो है, इसको यूज करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, नाम में लिखा, सी का मतलब है कुटेनियस कैंसर, स्किन कैंसर्स में यूज करते हैं। पेम्ब्रोलिजुमैब, ये सबसे ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कैंसर ड्रग है, ऑलमोस्ट सारे कैंसर में यूज करते हैं जितने भी मैंने पढ़े। ठीक है, सबसे स्पेशल आपको याद करना है पेम्ब्रोलिजुमैब, ई एम मतलब एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर में यूज करते हैं, एंडोमेट्रियल। इसके अलावा ये ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर में भी यूज करते हैं, लंग कैंसर, इसको मल्टीपल माइलोमा में भी यूज करते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा में भी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी, ऑलमोस्ट सब जगह यूज करते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन आता है एंडोमेट्रियल कैंसर पे, तो आपको याद करना है पेम्ब्रोलिजुमैब एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। ओके, अब क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने दवाइयाँ दी, स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स डिस्कस किए। स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट था टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, जिनका नाम निब में खत्म होता है। फिर हमने डिस्कस किए बॉटीजोमिब वाला ग्रुप, दैट मीन्स प्रोटियासोम इनहिबिटर, जो मल्टीपल माइलोमा में यूज करते हैं, ज़ॉम्बी ड्रग्स। फिर हमने पार्प इनहिबिटर डिस्कस किए, ओलापेरिब वगैरह ओवेरियन कैंसर के लिए। और लास्टली हमने सीडीके इनहिबिटर्स यूज़ किए, पाल्बोसाइक्लिब, जिसमें साइक्ली नाम में आ गया, और बी फॉर ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डिस्कस की, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अगेंस्ट, जैसे सेटुक्सीमैब, पेनिटुमुमैब वगैरह कोलोरेक्टल कैंसर में देते हैं। दूसरा हर्टू के अगेंस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर में देते हैं, ट्रास्टुजुमैब, पर्टुजुमैब, जिनको कार्डियोटॉक्सिक हैं। और तीसरा हमारा था CD20 के अगेंस्ट, जो कि रिटुक्सीमैब है, रिटुक्सीमैब है, रितु CL लेगी तो नहीं होगी लेट, तो CLL नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में यूज करते हैं। लास्टली हमने अब ये भी डिस्कस किया इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, मतलब दवाइयाँ या तो PD1 पे बाइंड करेंगी या PD11 पे बाइंड करेंगी और इंट्रैक्शन रोक देंगी, ऑटो इम्यून डिजीज कर सकती हैं, साइड इफेक्ट्स। इसका हमने निमोनिक पढ़ा था, न्यू ड्रग्स एक्ट एट इम्यून चेक पॉइंट। ठीक है, तो न्यू में N फॉर निवोलुमैब, सबसे इंपॉर्टेंट उसका हॉजकिंस लिम्फोमा याद करना है। लास्ट में जो हमारी है पेम्ब्रोलिजुमैब, सबसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा याद करना है उसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे रिविजन के। अब क्विकली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Which among the given option is a monoclonal
एंटीबॉडी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बहुत ईजी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन सी है, ये क्वेश्चन है, मतलब उसका नाम मैब में खत्म होना चाहिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आंसर इज रिटुक्सीमैब। कहाँ यूज करते हैं, कौन से कैंसर में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकी। दूसरा है निवोलुमैब इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड फॉर निवोलुमैब। रिमेंबर बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी ये भी, मल्टीपल माइलोमा वगैरह में यूज कर सकते हैं, बट याद क्या करने को बोला था मैंने आपको, हॉजकिन्स लिम्फोमा, हॉजकिन्स लिम्फोमा में यूज करते हैं। इम्यून चेकपॉइंट इन्हिबिटर अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस्ड एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर में कौन सी पढ़ी थी हमने, यस एंडोमेट्रियल, नाम में लिखा है पेम्ब्रोलीजुमैब, पेम्ब्रोलीजुमैब। रिमेंबर निवोलुमैब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बट याद कौन सा करना है, हॉजकिन्स लिम्फोमा, इपुलिमैब काली पीली मतलब मैलिग्नेंट मेलानोमा, और ट्रास्टुजुमैब ट्रस्ट करेंगे किस पे, ट्रस्ट नहीं करना, ब्रेस्ट वालों पे, तो ब्रेस्ट कैंसर। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यून चेकपॉइंट इन्हिबिटर। सेटुक्सीमैब यही आंसर है। सेटुक्सीमैब तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अगेंस्ट है, यूज्ड इन कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। पेम्ब्रोलीजुमैब है अपना इम्यून चेक पॉइंट, एटेजोलिजुमैब भी है और निवोलुमैब भी, ठीक। तो सेटुक्सीमैब इज द आंसर। मैच करना है ट्रास्टुजुमैब, हमने बोला था ट्रस्ट, ब्रेस्ट वालों पे ट्रस्ट नहीं करना, क्या करती है, HER2 को इनहिबिट करती है। इन्फ्लिक्सीमैब हम सबको पता है TNF अल्फा इनहिबिटर है। इमेटिनिब जो है वो ABL BCR टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, और साइरोलेमस हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एमेटॉर इनहिबिटर है। विच इज ट्रू अबाउट रिटुक्सीमैब, सही क्या है, हमने बताया था रिटुक्सीमैब मैप में खत्म हो रही है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस आउट हो गए। अब किसके अगेंस्ट है, 20 या 50, अबे हमारी क्लास में आई है ऋतु तो 50 साल की थोड़ी होगी, तो 20 साल की होगी, तो CD20 एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे टारगेटेड ड्रग्स के। मेरा क्या टेक होम मैसेज है कि यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो, मतलब जितना आपको लगता है ना आप उससे बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, सिर्फ अपने आप को पहचानो, मेहनत करना शुरू करो एंड यू कैन वर्क वंडर्स। आपको लगता है ना मैं थोड़ी पास होऊंगा, मेरा थोड़ी रैंक आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा रैंक आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।